गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे इंटर फिजिक्स के 2020 के अनसोल्ड 346 XW के बारे में। और इसमें जो है हम बात जो करने वाले हैं आज, इसमें करने वाले हैं जो हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में, जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है उसके बारे में, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन लगभग पिछले अनसोल्ड पेपर से मैच कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे मालूम कर लीजिएगा कमेंट सेशन में जाकर। मैं अब बात करता हूं, एक एक करके क्वेश्चन आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि गॉस के नियम की सहायता से एक आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये हो जाएगा अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। हमें यह निकालना है कि अनंत लंबाई का कोई आवेशित तार होगा तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी कितनी होगी। ये एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसमें से हमारा एक क्वेश्चन आता ही है, या तो इसका न्यूमेरिकल आएगा या फिर ये क्वेश्चन आएगा। ये आने के चांसेस हमारे 100% हैं। आप देखिएगा, सबसे पहले मैं इसमें चित्र बनाता हूं। हमारा ये अनंत लंबाई का कोई आवेशित तार है। इस पर प्लस क्यू आवेश है और ये एक एरिया लिया जिसकी लंबाई हमारी L है। इसके केंद्र से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। इसका क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र E, क्षेत्रफल अवयव d है। अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसमें लिखते हैं माना एक अनंत लंबाई का आवेशित तार जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। तार के केंद्र से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो बिंदु P से जो हमारा होकर गुजरता है वैद्युत फ्लक्स, वो होता कितना है? वो होता है हमारा फाई E बराबर इंटीग्रेशन E डॉट डी। इसे ओपन करने का तरीका आपसे आता ही है। क्या? वेक्टर हटाते हैं, कॉस थीटा लगा देते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। फाई E बराबर इंटीग्रेशन E डी ए कॉस ऑफ 0 और कॉस 0 का मान 1। फाई E बराबर इंटीग्रेशन E डी ए। हमें तो E का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा फाई E इंटीग्रेशन डी ए। अब ये क्या बन गया? हमारा एक सिलेंडर बन गया। तो सिलेंडर का हमारा एरिया नहीं होता है, वो क्या होता है? वक्रपृष्ठ। क्या होता है? वक्रपृष्ठ। यहां लिखोगे वी नो दैट फाई E इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यह इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू 2 पाई RL। इसके बाद में ये सारे मान, दोनों मान हम यहां लगा देते हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इंटू 2 पाई RL, गुणा की चीज बटे में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई RL।
या E बराबर 1/2πε0 Q/RL। आज तक हमने 2πε0 नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा है? 4πε0। 2 से गुणा करते हैं हम, 2 से भाग करते हैं। E इक्वल 1/4πε0 2Q/RL। जहां Q/L लिखा है, Q/L लिखा है, उसकी जगह लिख देते हैं लैम्डा। कैसे? आवेश के रेखीय घनत्व की परिभाषा से। E बराबर 1/4πε0 2λ/r न्यूटन प्रति कूलम। ये काय का सूत्र आ गया? ये हमारा अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। या तो इसका न्यूमेरिकल आता है हमारा, या फिर इसका डेरिवेशन आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले रख लो, और जो है क्योंकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और बाकी आपने अनसोल्ड पेपर पहले नहीं देखे तो चैनल पर जाकर वहां देख लिया करो। सारे अनसोल्ड पेपर क्रम वाइज पढ़े हुए हैं, और कोई टॉपिक पढ़ना है तो वो प्लेलिस्ट में पढ़ा है। हाई स्कूल का अलग है और इंटर की प्लेलिस्ट अलग है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक तार की लंबाई को, चलो मैं ये क्वेश्चन लिखा देता हूं, उसके बाद एक एक करके आपको सॉल्व करा देता हूं। एक तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना कर दिया जाता है। एक तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना कर दिया जाता है। तीन गुना कर दिया जाता है। तो नंबर 1 प्रतिरोध, नंबर 2 पदार्थ की प्रतिरोधकता, नंबर 3 इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले हम सवाल को पढ़ना सीख लें सही से। सवाल में हमसे क्या मालूम करवा रहा है? सवाल में वो हमसे बोल रहा है कि एक तार है, उसकी लंबाई तुम कुछ भी मान लो, यदि उसकी लंबाई को हम 3 गुना कर दें, कितना कर दें? 3 गुना कर दें, तो उसके प्रतिरोध पर, पदार्थ की प्रतिरोधकता पर और इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, आपका टॉपिक वाइज। सबसे पहले हमने कोई और दोनों तारों का विभव क्या है हमारा समान। एक कंडक्टर लिया, उसकी लंबाई कितनी ले ली? L, इसका क्षेत्रफल A1, इसका विभव हमने मान लिया B है। उसके बाद में कोई दूसरा वायर लिया, इसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया,
उसका एरिया ले लिया A2, और विभव क्या है, समान है B। अब तुम यहां आकर एक बात पढ़ सकते हो, क्या यहां आकर हम एक बात बता सकते हैं आपको कि आप जानते होंगे कि रो बराबर क्या होता है, RA/L। अगर हम यहां से R का मान निकालें तो R बराबर हो जाएगा रो L/A। अगर हम पहले कंडक्टर में इसे अप्लाई करें तो वो हो जाएगा हमारा रो1 बराबर R1 बराबर रो L1/A1। इसकी लंबाई को हमने L1 मान लिया और इसकी लंबाई को हमने L2 मान लिया। अब हम देखते हैं R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो L2/A2। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, यानी इसकी प्रतिरोधकता हमारी चेंज नहीं होती है क्योंकि प्रकृति सेम है। तो यहां से एक चीज का आंसर तो हमें मिल जाएगा, लेकिन वो भी हम बाद में ही डिस्कस करेंगे। समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, जब भाग देने की बात आती है तो हम लिखते हैं यहाँ R1/R2 बराबर रो L1/A1। अब ये उल्टा हो जाएगा A2/रो L2। रो से तो रो कैंसिल, R1/R2 बराबर L1 का मान कितना है L, A1 का A1, A2 का मान A2 और इसका 3L, L से L कैंसिल, R1/R2 1/3 A2/A1। यहां तक हम करने के बाद इसे समीकरण मान लेते हैं A। क्या मान लेते हैं A। उसके बाद में यहां आकर हम एक नया काम करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, देखो वो करते क्या है, हम जानते हैं कि A1L1 बराबर होगा A2L2 के। अब A1L1 का मान कितना है L, A2L2 का मान कितना है 3L, L से L कैंसिल, यहां से A2/A1 का मान निकालो तो यह जाएगा A2/A1 और 1/3। A2/A1 की जगह कितना रखेंगे 1/3, तो यह जाएगा R। समीकरण A से R1/R2 1/3 इंटू 1/3, R1/R2 बराबर 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R2 बराबर 9R1। यानी अगर खींच कर इसकी लंबाई को तुम 3 गुना कर देते हो तो पहले प्रतिरोध का कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 गुना। देखो बिल्कुल सिंपल है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लगाई है, R का मान लगाया है, उसके बाद L1 और L2 की वैल्यू लगाई है। ये जानते हैं हम कि A1L1 बराबर होता है A2L2 के। L की वैल्यू निकालकर A2A1 का मान हमने समीकरण A में लगा दिया। R1/R2 बराबर 1/9 या R2 बराबर 9R1। यानी अगर इसकी लंबाई को खींचकर तुम कितना गुना कर दोगे, 3 गुना, तो इसका प्रतिरोध जो हो जाएगा वो पहले वाले तार का 9 गुना हो जाएगा। और उसके बाद में हमसे ये कह रहा है कि प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रतिरोधकता प्रकृति पर निर्भर करती है और प्रकृति दोनों की क्या है, सेम है। उसके बाद में एक इसमें यह कहा है कि अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें मैं बता देता हूं आपको। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, बहुत बढ़िया सवाल है। प्रतिरोधक विभव पर Vd बराबर क्या पड़ा है, EV/τ/ml। ये तो सारा हमारा कांस्टेंट है। Vd व्युत्क्रमानुपाती 1/L। अब लंबाई जब इसकी 3L कर दोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चालक की लंबाई जितनी ज्यादा बढ़ाते चले जाओगे उसका अनुगमन वेग उतना ही क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ये इस पर प्रभाव पड़ेगा।
अब आगे एक सवाल और है। यह है हमारा एक विभव मापी के तार का प्रतिरोध 8 ओम है। कितना है? 8 ओम। 4 ओम के प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभव मापी में मध्य बिंदु C पर स्थित है। C पर स्थित है। इसका चित्र है ये। देखो इसमें क्या है, इसका हमें सॉल्यूशन करना। इसमें यह है कि A और B का कुल प्रतिरोध कितना है हमारा? 8 ओम है। कितना है? 8 ओम। लेकिन ये C मध्य बिंदु पर है तो 4 ओम तो प्रतिरोध हमारा इसका हो जाएगा और 4 ओम इसका हो जाएगा। इसे हम R1 मानते हैं, इसे R2 मानते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि R1 और R2 हमारे कैसे क्रम में है? समांतर क्रम में। लिखेंगे यहां R1 व R2 समांतर क्रम में है तब 1/R बराबर 1/R1 प्लस के 1/R2। 1/R बराबर 1/4 प्लस के 1/4 या 1/R बराबर 4 एलसीएम ले लो। 1 प्लस के 1 1/R बराबर 2/4 2 दूनी 4। ये R का मान आ गया 2। जब हमने इस पूरे सर्किट को सॉल्व करा तो कितना आ गया? 2। अब 2 और 4 कैसे क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। लिखेंगे 2 ओम व 4 ओम श्रेणी क्रम में हैं तब जब श्रेणी क्रम में होंगे R बराबर R1 प्लस R2।
क्योंकि श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2। उसके बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ दो इनका, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा मान R बराबर 2 प्लस के 4, R बराबर 6 हो। V का मान कितना, 2 वोल्ट, क्योंकि विभवांतर निकालने के लिए हमारे पास धारा होनी चाहिए। तो ओम के नियम से V बराबर IR, I बराबर V बटे R। V का मान 2 है, R का मान कितना है 6, या I का मान 1/3 एम्पियर। अब हम कहाँ निकाल रहे हैं विभवांतर, पहले A और C पर निकालेंगे, फिर B और C पर, लेकिन कुल विभवांतर जो आएगा वो 2 वोल्ट के बराबर आएगा। बिंदु A व C के बीच विभवांतर VAC बराबर IR, I का मान 1/3, R का मान कितना आया 2, VAC का मान आ गया 2/3 वोल्ट। अगर अब बात करें हम VC पर, तो यह आएगा VVC बराबर 1/3 इंटू 4, VVC बराबर 4/3। इस पर जो विभवांतर आया वो 4/3 आया, इस पर जो आया इन दोनों पर वो आया 2/3। अगर हमें देखना है सवाल सही है गलत, तो हम क्या करते हैं, दोनों विभवांतर को जोड़ लो। अगर दोनों जोड़ने के बाद वो 2 के बराबर आ रहे हैं तो सवाल बिल्कुल सही है, वरना गलत है। ये सवाल भी अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसे उतारिएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। ये सब 5-5 नंबर वाले सवाल चल रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एक से एक धांसू सवाल है इसके अंदर। ठीक है, ये सवाल सही है। अब वो अगले सवाल में क्या कह रहा है, अगले सवाल में वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि ये संधारित्र तो हमारा लगा है, एक संधारित्र हमने ये जोड़ दिया C1 नाम देकर, तो इसकी धारिता क्या होगी अगर शक्ति गुणांक का मान 1 है। ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। ये जो सवाल करा रहा हूं ये जो है बहुत ही बढ़िया सवाल है। सबसे पहले हमें इसमें क्या दिया है, सबसे पहले हमें cos फाई की वैल्यू इसमें 1 दी है, और आप जानते हो कि cos फाई बराबर क्या होता है R/Z, और ये कैसा परिपथ है, LCR परिपथ, या cos फाई का मान कितना हो जाएगा R/Z का मान √XL माइनस के XC का स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। cos फाई का मान बन रखा R बराबर √XL माइनस के XC का स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर बटे में एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा हमारा R बराबर √XL माइनस के XC का स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। दोनों ओर का वर्ग करोगे तो यहाँ लिख दोगे वर्ग करने पर, जब भाई वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर, और इधर हो जाएगा वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, R स्क्वायर प्लस के XL माइनस के XC का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, या XL माइनस के XC बराबर 0, या XL बराबर XC, इतना आ गया।
उसके बाद में भाई हम जानते हैं एक्सएल बराबर क्या लिखेंगे, ओमेगा एल। क्या लिखेंगे, ओमेगा एल। और ओमेगा एल का मान डायरेक्ट हमने निकाल भी रखा है, कोई नहीं, एक्सी को लिख देते हैं 1/ओमेगा सी। लेकिन सी की जगह क्या लिखा जाएगा, C1 प्लस सी, क्योंकि ये तो हमारा क्या है सी और ये क्या है C1, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो ये हो जाएगा भाई हमारा कितना 1000 और L का मान है हमारा 100 गुणा 10⁻³ ओमेगा का मान फिर 1000 लगा देंगे हम। यहाँ से ये कितना जाएगा हमारा C1 प्लस के 2 गुणा 10⁻⁶। अब अगर हम देखें तो बटे में एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 की पावर कितने 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर -3 और 10 की पावर -6 और 10 की पावर ये कितने हो जाएंगे 3 बराबर 1 बटे कितना C1 प्लस के सी, C1 प्लस के 2। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, प्लस की पावर कितनी हो गई 3 और 3 6 और 2 8, प्लस की 8 हो गई, 10 की पावर माइनस की कितनी हो गई 9, 1 बटे C1 प्लस के 2 या 10 की पावर -1 बराबर C1 प्लस के 2 बटे में एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। C1 प्लस के 2 बराबर 1 बटे 10 की पावर -1। ये हो जाएगा हमारा C1 प्लस के 2 बराबर 10, C1 बराबर 10 माइनस के 2 या C1 बराबर 8 माइक्रोफेरेड। यानी 8 माइक्रोफेरेड का संधारित्र एक हम C के साथ यानी 2 माइक्रोफेरेड के साथ समांतर क्रम में लगा देंगे तो इसकी जो शक्ति गुणांक है यानी cos फाई की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। ये विगत कई वर्षों में सारे जो क्वेश्चन है कई बार देखे गए हैं और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, वीडियो को देखिएगा। इसके बाद में इसी सेट का अगर कुछ रह गया है तो वो हम कल कराएंगे। अगर आपको फिर भी कोई अगर अलग से क्वेश्चन मालूम करना है तो क्वेश्चन को क्रॉप करके कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो।